हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ हिस्ट्री की भी जरूर वीडियो देख लें और पहले की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसे भी जरूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखित तथा अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। यह किसने कहा है? यानी लिखित और अलिखित में सिर्फ मात्रा का अंतर है, हटा देंगे तो लिखित हो जाएगा। तो किसने कहा? या गार्नर ने, वाजपेयी ने, वेपर ने, गिलक्राइस्ट ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गार्नर ने कहा है। ठीक है। गार्नर के अनुसार लिखित तथा अलिखित संविधान जो है उनमें केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का है, यानी दोनों एक ही, उनमें सिर्फ मात्रा का अंतर है गार्नर के अनुसार। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अच्छा होता है, यानी कानून का शासन, लॉ का शासन अच्छा होता है। यह कथन किसका है? डायसी का, अरस्तू का, मॉन्टेस्क्यू का, बोधा का। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एवी डायसी। ठीक है। तो डायसी के अनुसार व्यक्ति के शासन की अपेक्षा जो विधि का शासन है वो अधिक अच्छा होता है। व्यक्ति शासन में तानाशाही का समावेश होने की संभावना रहती है, क्योंकि अगर व्यक्ति शासन करेगा वो क्या हो जाएगा? तानाशाह हो जाएगा। लेकिन कानून का शासन होगा तो फिर तानाशाही नहीं रहेगी। ठीक है। तो तानाशाह होने की अधिक संभावना होती है, जबकि विधि के शासन में एक लिखित संविधान होता है और आपको उसी के अनुसार शासन करना होता है, मनमर्जी नहीं चलती है। ठीक है। जिसके दायरे में रहकर ही, ठीक है, एक दायरा है जिसके दायरे में रहकर ही आपको अपने जनप्रतिनिधियों के कार्यों को करना होता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्ड आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? संस्कृत आधारित अवधारणा, गतिशील अवधारणा, पार्टी आधारित अवधारणा या मूल्य आधारित अवधारणा। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्टी आधारित अवधारणा। ठीक है। क्या पूछा है कि विशेषता नहीं है, संविधानवाद की विशेषता नहीं है पूछा है, तो ये हो जाएगा पार्टी आधारित अवधारणा। देखिए, संविधानवाद प्रजातांत्रिक भावना और व्यवस्था पर आधारित एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, जो कानूनों और नियमों द्वारा क्या होता है? संचालित होता है। जो कानून होते हैं, जो नियम होते हैं, उनके द्वारा संचालित होता है और इसके अंतर्गत शक्तियों के केंद्रीकरण और निरंकुश संप्रभुता के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। ठीक है। और अपनी प्रजातांत्रिक प्रकृति और राज्य सापेक्ष विचारधारा के कारण संविधानवाद की विशेषताएं होती हैं, जैसे कि मूल्य संबंध अवधारणा है, संस्कृति से संबंध अवधारणा है, गत्यात्मक अवधारणा है और साध्य से संबंधित अवधारणा है और संविधानवाद यानी संविधान पर आधारित अवधारणा है। ठीक है। तो क्या नहीं है? पार्टी आधारित नहीं होती है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, वेस्टमिनिस्टर रूपी संविधान किस देश में माना जाता है? ठीक है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इंग्लैंड या ब्रिटेन, जर्मनी, इटली। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है। देखिए, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है। ठीक है। ये संसदीय प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था है और जो कि सदियों से, आज से नहीं, सदियों से कहाँ हुई है? ब्रिटेन में विकसित हुई है थी। और इस व्यवस्था का नाम लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर से आता है। लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर, वेस्टमिनिस्टर से आता है। ठीक है। और जो कि ब्रिटेन संसद का क्या है? सभा स्थल है। ठीक है। ब्रिटेन संसद का ये क्या है? एक सभा स्थल है, लंदन के पैलेस के वेस्टमिनिस्टर। ठीक है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार के संविधानवाद एक पूर्व जो है शर्त माना जाता है? ठीक है। समाजवादी, लोकतांत्रिक, राजतंत्र, एकात्मक। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक।
ठीक है, और ये आया है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जल्दी का है ये। और देखिए राइट ऑप्शन क्या है, लोकतांत्रिक। देखिए लोकतांत्रिक सरकार के लिए संविधानवाद की अनिवार्य उपस्थिति को पूर्व शर्त माना जाता है। ठीक है, यानी लोकतंत्र है तो उसके लिए संविधानवाद होना चाहिए और इसको अनिवार्य पूर्व शर्त माना जाता है। संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जहां संविधान संविधान शासन संचालन हेतु लिखित रूप से नियम होते हैं, जो उपनियम होते हैं, जो ठीक है, कानून होता है जो, ठीक है, मूल्य होते हैं जो, ठीक है, आदि को क्या करता है, संग्रहित एक तरीके से दस्तावेज होता है। ठीक है, और वही संविधानवाद से तात्पर्य आदर्शों और मूल्यों पर आधारित शासन संचालन सूत्र, जैसे कि स्वतंत्रता है, ठीक है, लिबर्टी, समानता है, इक्वलिटी, ठीक है, और अधिकार, आपके जो राइट्स हैं वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसने विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? डी टॉकविले ने, हैमिल्टन ने, हरमन फाइनन ने, सी.पी. स्ट्रॉन्ग ने, और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन है डी टॉकविले। ठीक है, डी टॉकविले। देखिए ब्रिटिश संविधान विश्व का ऐसा उदाहरण है जो परंपराओं और अभिलेखों पर आधारित है। ठीक है, वहां पे परंपराएं और अभिलेख जो है उन पर आधारित है और जिसका कोई लिखित लिखित जो है दस्तावेज नहीं है वहां पे। ठीक है, तो इसी कारण डी टॉकविले ने विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अपने यहाँ क्या है, लिखित संविधान है, लेकिन यहाँ पे लिखित संविधान नहीं है, परंपरा और मूल्यों पर आधारित शासन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डी टॉकविले। और ये भी देखिए क्वेश्चन नया है 2021 का, और ये आया हुआ है यूपीपीएससी जीआईसी। ठीक है, जीआईसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधानों को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित करें। यानी कब किस कौन से किस देश के संविधान का निर्माण हुआ है, कालक्रम में व्यवस्थित करना है। अमेरिका का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, अपने देश भारत का संविधान, कनाडा का संविधान। और जब हम सही सुमेल करेंगे तो अमेरिका का संविधान, ठीक है, कब हुआ था, 1789। स्विट्जरलैंड का संविधान 1848। भारत का अपना संविधान तो आपको पता ही है, ठीक है, 1950 में लागू हुआ हमारा संविधान, 26 जनवरी 1950। कनाडा का संविधान 1867। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से तो सबसे पहले कौन सा है, अमेरिका का है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सेकंड यहीं पे है, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। ठीक है, तो चलिए क्रम लगाने को दे दिया है आसान क्वेश्चन, लेकिन क्रम लगाने को दे दिया है, तो इन सब क्वेश्चनों को भी आपको फोकस करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें हल। पिनो के स्मिथ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से संविधानवाद के अनिवार्य तत्व हैं? अपरिहार्य संस्थाओं का अभिव्यक्तक, संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रबंधक, संविधान विकास का निर्देशक, संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठन। और राइट आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए संविधानवाद का सामान्य जो है अर्थ यह विचार है कि सरकार की सत्ता, ठीक है, सरकार की सत्ता संविधान से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होगी, संविधान से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से, तथा इसी से उसकी सीमा भी तय होती है, यानी एक सीमा में रहकर ही वो कार्य कर सकता है। ठीक है, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, काम क्या करना है उसे, एक सीमा में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर। तो संविधानवाद जो है वो सरकार के उस स्वरूप को कहा जाता है जिसमें संविधान की प्रमुख क्या होती है, भूमिका होती है। पिनाक और स्मिथ के अनुसार संविधानवाद के
जो है 4 अनिवार्य तत्व होते हैं, ठीक है, और ये चारों अनिवार्य तत्व हैं, ठीक है। यानी संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रबंधक है, संविधान विकास का निर्देशक है, संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठक है, और संविधान अपरिहार्य संस्थाएं जो है उनका अभिव्यक्तक है। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से संविधान के उद्देश्य कौन से हैं? राज्यों को मजबूती प्रदान करना, मूल्य और लक्ष्यों को एकजुट करना, शासन को वैधता प्रदान करना। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, यानी तीनों ही। तो संविधान मूल सिद्धांतों का क्या है? एक समुच्चय है जिसमें कोई राज्य या अन्य संगठन क्या होते हैं? अभिशासित होते हैं, और वह किसी संस्था को प्रचलित करने के लिए बनाया हुआ संहिता दस्तावेज है और प्राय लिखित रूप में होता है। और इसके उद्देश्य होते हैं जैसे राज्य को मजबूती प्रदान करना, मूल्य हैं जो लक्ष्य हैं उनको एकजुट करना, और जैसे कि शासन की को वैधता प्रदान करना, और पारदर्शी, ठीक है, एवं विधि के शासन की स्थापना। पारदर्शी यानी सब कुछ साफ साफ होना चाहिए, शासन की व्यवस्था करना, और सभी विकल्प सही हो जाएंगे। राइट ऑप्शन डी। 10th क्वेश्चन है, अमेरिका में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, यानी इस्तीफा, मृत्यु या महाभियोग आदि के द्वारा, तो निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का पद भार जो है वो कौन ग्रहण करता है? उपराष्ट्रपति, वाशिंगटन राज्य के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, रक्षा दलों के प्रमुख। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति धारण करते हैं, ठीक है। देखिए, अमेरिका में जब किसी कारण से पद रिक्त होता है तो वहां उपराष्ट्रपति तत्काल राष्ट्रपति के रूप में कार्य जो है ग्रहण करते हैं, और बची हुई शेष अवधि तक राष्ट्रपति बने रहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नांकित विद्वानों में से किसने अपना यह दृष्टिकोण दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की राजनीतिक प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि न्यायालय उसी दिशा में कार्य करता है जो गठबंधन राष्ट्रीय सरकार को नियंत्रित करता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रॉबर्ट डहल, सी हरमन, वाल्टर मर्फी, जेफरी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल जैसा कि एक अमेरिकी राजनीतिक विचारक थे, पॉलिटिकल, ठीक है, थिंकर थे, ये विचारक थे। उन्होंने लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की स्थापना की। रॉबर्ट डहल ने किस सिद्धांत की स्थापना की है? बहुलवादी सिद्धांत की इन्होंने स्थापना की है, ठीक है, जिसमें राजनीतिक परिणाम प्रतिस्पर्धी अर्थात प्रतिस्पर्धा आदि असमान हित समूह के माध्यम से क्या होते हैं? अधिनियमित होते हैं, और वास्तविक लोकतांत्रिक शासन के कार्यकर्ता के रूप में बहुशासन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। रॉबर्ट डहल ने यह विचार दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की राजनीतिक प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय उसी दिशा में कार्य करता है जो गठबंधन सरकार को नियंत्रित करता है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन ये। सेकेंड को जो है 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, निम्नांकित विचारकों में से किसने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि राजनीतिकों को अपने निर्णय का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है तो वह उसे लाभ का उपयोग अपने स्वयं के स्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। संविधान के बिना सरकार अधिकार विहीन सत्ता है। आपकी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस पेन, ठीक है। देखिए, थॉमस पेन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों में से एक थे, यानी ये कि राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ये भी, ठीक है। और अमेरिका में उनकी पुस्तक है कॉन्सेंस, कॉन्सेंस किसकी? थॉमस पेन की। और अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए जागरूकता लाने के लिए, ठीक है, जागरूकता लाने में कामयाब हुई थी ये पुस्तक इनकी। और जॉन एडम्स ने कहा है कि कॉन्सेंस के लेखन की कलम के बिना वाशिंगटन का तलवार उठाना बेकार जाता, ठीक है। एक बार मैं बोल देती हूँ, चाहे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। और असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी में, यानी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में, ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो जल्दी का ही क्वेश्चन है और रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो इस चीज का भी ध्यान रखें।
पुराने क्वेश्चन, तो आप एक बार ये परिभाषा जरूर लिख लें क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रही है परिभाषा। देखिए, एक तो ये लिखे हैं कि थॉमस पेन कॉन्सेंस इनकी पुस्तक है, और जॉन एडम्स ने कहा है कि कॉन्सेंस जो है वो लेखन की, क्या कहा है, जॉन एडम्स, किसने, जॉन एडम्स, इन्होंने कहा है कि कॉन्सेंस के लेखन की कलम के बिना वाशिंगटन का तलवार उठाना बेकार जाता। पेन ने विचार दिया, यानी थॉमस पेन ने विचार दिया कि यदि राजनीतिकों को अपने निर्णयों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती तो वे उस लाभ का उपयोग स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिए करेंगे। ये कहा था जो है एडम्स ने। ठीक है, तो क्या कहा था, एक बार और देख सुन ले कि कॉन्सेंस के लेखन की कलम के बिना वाशिंगटन का तलवार उठाना बेकार जाता, ये कहा था। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन है, अल्बर्ट वेन डायसी के ब्रिटिश संविधान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और यह कानून ही है जो सभी को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। संसद की संप्रभुता और सामान्य कानून की सर्वोच्चता ब्रिटिश संविधान के दो आधार थे और इन सिद्धांतों पर आधारित समाज ने राजनीतिक स्वतंत्रता को संरक्षित करना, लोकतंत्र के सामंजस्यपूर्ण कामकाज को सुनिश्चित करना संभव बना दिया। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ठीक है, तो यानी दोनों बातें क्या है, सही है। देखिए, डायसी ने कानून का शासन का विचार अपनी पुस्तक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लॉ ऑफ द, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो इस पे इन्होंने दिया। और डायसी के अनुसार विधि के शासन का आशय यह है कि किसी देश का शासन व्यक्ति की इच्छा से न होकर विधि अनुसार क्या होगा, गुजरा होगा। किस पुस्तक में, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि विधि के शासन का आशय यह है, यानी मतलब यह है कि किसी देश का शासन व्यक्ति की इच्छा से न होकर किसके द्वारा होगा, विधि द्वारा, लॉ द्वारा, कानून द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश अर्थात ब्रिटिश संविधान के बारे में उनके कथन सत्य हैं कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और कानून ही है जो सबको नियंत्रित करता है। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, न्यायिक निर्णय निर्माण का अभिवृत्तिक प्रतिमान निम्नांकित में से किस देश से संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन और कनाडा। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। देखिए, न्यायिक निर्णय का अभिवृत्तिक प्रतिमान दिए गए जो विकल्प है उनमें से ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ही संबंधित है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, वर्ग निम्नांकित देश में से किसका व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व का आधार, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या फ्रांस। ठीक है, देखिए राइट ऑप्शन क्या हुआ है इसमें, यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है, देखिए आमतौर पर विधायिकाएं क्या होती हैं, द्विसदनीय होती हैं, दो सदन होते हैं। ठीक है, और जिनके निचले सदन जो होता है, निचला सदन, जैसे अपने यहाँ लोकसभा क्या है, निचला सदन है। ठीक है, और वहां पे भी जो है जैसे लार्ड सभा है, कॉमन सभा है, तो ये जो निचला सदन होता है, ठीक है, निचला सदन, जैसे अपने यहाँ समझ लीजिए लोकसभा है निचला सदन, राज्यसभा हमारे यहाँ क्या है, उच्च सदन है। तो जो है विधायिका का प्रमुख कार्य कानून बनाना तथा बजट पारित करना है। ठीक है, निचला सदन क्या होता है, शक्तिशाली होता है, और विधायिका का कार्य, प्रमुख कार्य कानून बनाना और बजट पारित करना, और इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा जो है ये देश है, और उसमें अलग से कोई भी न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका नहीं है, अतः वह सभी मुद्दों पर सीधे ब्रिटिश सरकार और संसद द्वारा प्रशासित और व्यवस्थित होता है, और वर्ग यूनाइटेड किंगडम की व्यवस्थापिका को ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व का आधार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस विचारक ने यह तर्क दिया कि शक्तियों का पृथक्करण वास्तव में केवल व्यवस्थापिका की सहूलियत है,
ना कि कभी समाप्त होने वाली निरूढ़ी, कठोर अर्थ में यह कभी व्यवहारिक नहीं हो सकता है। आरजे गेटल, सीएफ स्ट्रॉन्ग, हेराल्ड जे लास्की, एमजेसी वाइल। राइट ऑप्शन हेराल्ड लास्की, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए फ्रेंच दार्शनिक, फ्रेंच दार्शनिक, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसका सिद्धांत? शक्ति पृथक्करण। ठीक है, उनके अनुसार राज्य की शक्ति उसके तीन भागों, ठीक है, तीन भागों, कौन कौन से भाग थे? विधायिका, कार्यपालिका, जैसे अपने यहां है न्यायपालिका, ठीक है, में बांट देनी चाहिए। उनका मत था, उनका विचार था कि यह सिद्धांत राज्य को सर्वाधिकारवादी होने से बचा सकता है। ठीक है, यानी तानाशाही होने से बचा सकता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या करता है? हमारी और आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ठीक है, हेराल्ड जे लास्की ने तर्क दिया कि शक्तियों का पृथक्करण वास्तव में केवल व्यवस्थापिका की सहूलियत है, न कि कभी समाप्त होने वाली निरूढ़। कठोर अर्थ में व्यवहारिक नहीं हो सकती। ये किसने कहा था? ये कहा था हेराल्ड लास्की ने, जबकि मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि उन्हें तीन भागों में बांट देना चाहिए जिससे कि वो तानाशाही यानी ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति जेरल्ड रुडोल्फ फोर्ड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गेराल्ड रुडोल्फ फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है, जेराल्ड होगा, तो ये जेराल्ड रुडोल्फ फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के अब तक के एकमात्र मनोनीत राष्ट्रपति हैं, यानी एक ही ऐसे राष्ट्रपति जो मनोनीत किए गए, और उपराष्ट्रपति मनोनीत होने समय प्रतिनिधि सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो कौन से सही है? ऑप्शन ए, सिर्फ एक सही है। ठीक है, ये सही है। देखिए जेराल्ड रुडोल्फ फोर्ड 14 जुलाई 1913, ठीक है, से दिसंबर जो है 2006 तक, जिन्होंने अमेरिका के लिए 38वें राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। ठीक है, और उनका कार्यकाल, ठीक है, ये मतलब 1913 से ये रहे थे, मतलब 2006 तक ये रहे, और 38वें राष्ट्रपति के का उस वो रहे, ठीक है, 38वें राष्ट्रपति रहे। और 1974 से 1977 तक क्या था? इनका कार्यकाल था। ठीक है, ये जैसे इनका 13 में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी जो है 26 दिसंबर 2006, दिसंबर 2000, ठीक है, 6 में। और ये 1974 से 1977 तक, 1974 से 1977 तक इनका कार्यकाल था, और संयुक्त राज्य अमेरिका के 40वें उपराष्ट्रपति भी थे ये। ठीक है, उपराष्ट्रपति ये 40वें रहे और 38वें राष्ट्रपति रहे, और इनका उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 6 दिसंबर 1973 से 9 अगस्त 1974 तक था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक जो है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। यूके में, फ्रांस में, यूएसए में, भारत में, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए में। ठीक है, विधि की उचित प्रक्रिया नामक शब्दावली का प्रयोग यूएसए, ठीक है, यूएसए के संविधान में देखा जा सकता है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भारतीय संविधान में क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है,
भारतीय जो संविधान है। और जो है का प्रयोग किया गया है, जिसे जापान के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है इसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान। और यहाँ पे क्या है, ठीक है, विधि की उचित प्रक्रिया। ठीक है, विधि की उचित प्रक्रिया ये कहाँ पे है? ये जो है यूएसए, और अपने यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये अंतर है, और जो कि जापान से लिया गया है। चलिए 19 क्वेश्चन है, एक व्यवस्थापिका जो मंत्री परिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्री परिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता दर्शाता है? फ्रांस, जर्मनी, भारत, श्रीलंका। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस में शासन व्यवस्था न तो पूर्णतः अध्यक्षीय होती है और न ही पूर्णतः संसदीय होती है। ठीक है, बल्कि दोनों का क्या होती है? मिश्रण होती है। ठीक है, जिसे सामान्यतः अर्ध अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। किसको? फ्रांस में। और इसीलिए कहा जाता है कि एक व्यवस्थापिका जो मंत्री परिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्री परिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल होता है, क्योंकि वहां पे न तो पूरी तरीके से अध्यक्षीय शासन न तो संसदीय शासन व्यवस्था। 20 क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है प्रत्यक्ष जनतंत्र वाला देश है, और वहां जनता प्रत्यक्ष तौर पर शासन के जो कार्य हैं उनमें भाग लेती है और नीति निर्धारण का कार्य करती है। और बहुत ही अच्छा ये जो है यहाँ पे बहुत सुंदर है ये स्विट्जरलैंड, और छोटा है तो बहुत अच्छी तरीके से तरक्की भी करते हैं जो छोटे देश होते हैं। ठीक है, तो नीति निर्धारण का कार्य करती है, कानून बनाती है और प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण भी रखती है। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनमत संग्रह, प्रत्यायन, आरंभक लोकसभाएं आदि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहले पढ़ा भी चुकी हूँ, पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छी तरीके से अपनी स्टडी पर फोकस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।